एक दिन एक लड़का एक धार्मिक यात्रा पर जाता है और दोस्तों धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से भीड़ भाड़ होती है उसी भीड़ के चलते उस लड़के की जेब कट जाती है। यानी कि उसके सारे पैसे तो जा चुके हैं लेकिन उसके पास बच जाता है उसका मोबाइल, क्योंकि वह मोबाइल उसके बैग में रखा हुआ था। अब तो वह परेशान है और वहाँ से वापस भी नहीं आ सकता। वह बड़ा दुखी होता है और अपने लड़का अब अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनसे पैसे मांगता है, लेकिन यहाँ पर उसके माता पिता भी इनकार कर देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब तो वह लड़का अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसको कुछ पैसे भेज दो। दरअसल उसकी जेब कट गई है, उसको पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पर वह पत्नी भी अपने पति के पास पैसे नहीं भेज पाती है। दोस्तों करीब 6 दिन बीत जाते हैं। अब तो वह जो पति है जैसे तैसे उस धार्मिक स्थल से अपने घर लौट कर तो आता है, लेकिन वह सीधा जाता अपने पिता के घर पर और बस वहाँ जाकर अपने पिता से बहुत ही बुरी तरह से गंदी गंदी गालियाँ देता है और झगड़ा कर बैठता है और उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोग उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अरे उसकी जेब कट गई है, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, वह खाता क्या और कैसे वह अपने घर लौट कर आता, वह कैसे अपनी ज़िंदगी काटता, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचा। यहाँ पर उसका पिता उससे कह देता है कि भाई अरे तेरे जैसे नशेबाज लड़के के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है और आज के बाद हमारे घर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर उस लड़के को धुतकार तो दिया गया है। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो तो वह पहुँच जाता सीधा अपने घर और वह अपने घर में जैसे घुसता है वह पाता है कि उसकी जो पत्नी पार्वती है वह यहाँ पर उस मोबाइल को तो उसने लगा रखा है और एक अजीब तरह के गाने पर डांस कर रही है। इस बात को देखकर वह जो पति है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसका गुस्सा और भी तेज़ हो जाता है। वह अब अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए कहता है तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं, तुम्हारा पति पता नहीं कैसे स्थिति में फंस गया था और तुमने उसको यानी कि एक पैसे भी भेजने के लिए जायज़ नहीं समझा। अब यहाँ पर वह पार्वती कहती है कि अरे यार तुम नशेबाज तो हो ही, हमने सोचा कि यार तुम्हारे पास नशे के पैसे कम हो गए होंगे, यानी कि ख़त्म हो गए होंगे और तुम नशा खरीदने के लिए ही हमारे पास फ़ोन कर रहे हो, बस तुम नशा ना करो इसी वजह से हमने पैसे नहीं भेजे। अब वह अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बाद यानी कि जिस भी आदमी ने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके हाथ पैर कांप गए, सभी लोग परेशान और दंग रह गए। और फिर तो वह पति अपने ससुराल जनों के पास एक ऐसा मैसेज करता है, उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम चुपचाप से यहाँ आ जाओ, इस कमरे में से अपने बेटी की लाश को ले जाओ और उसका अंतिम संस्कार कर दो। दोस्तों आइए जानते हैं क्या था यह पूरा मामला और कैसे एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश में यानी कि बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर एक पतली सी गली होती है और इसी गली में यानी कि एक प्रेमी जोड़ा रहा करता है। दरअसल ये जो लड़का है इसका नाम होता है शक्ति और शक्ति यहाँ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहा करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पार्वती है, पार्वती का घर इस कमरे से करीब 2.5 किलोमीटर दूर ही होता है, यानी कि आसपास के वो लोग हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये जो शक्ति है इसकी आंखें चार हो जाती हैं उस लड़की पार्वती के साथ और ये दोनों यानी कि भागकर शादी कर लेते हैं। इनके दोनों का परिवार तो राजी है नहीं, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से कोर्ट मैरिज करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, यहाँ पर उनका गुजर बसर चल रहा होता है। दोस्तों शादी करने के बाद अब तो ये जो शक्ति है इसके ऊपर खाने पीने का वही जो बोझ है वो आ जाता है, क्योंकि भाई परिवार है, रहेगा तो खर्चे भी होंगे और खर्चा कहाँ से चले। इसी खर्चे को चलाने के लिए वह जो शक्ति है ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई बड़ी नौकरी ढूंढ ले, वह अब एक पुताई वाला जो काम है उसको करना शुरू कर देता है। दोस्तों वह कुछ मजदूर लोगों के साथ जाया करता है और अक्सर जो घर हैं, कोठे कोठियाँ हैं, उन पर जो रंग पुताई का जो काम है वह करना शुरू करता है और वहाँ से जो पैसे कमाता है उससे अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में बिजी होता है। दोस्तों ये जो लड़का शक्ति है इसको धार्मिक स्थलों पर जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। अभी ये यानी कि महाकुंभ में भी होकर आया था, इसको ऐसी जगहों पर दूर दूर जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। अक्सर यह ऋषिकेश, हरिद्वार और उससे भी ऊपर तक जाता है, वहाँ पर घुमा फिरा करता है और इसी हालात में जाने पर उसको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि यह नशे भी करता है। अब वो जो महंगे नशे हैं वो कहाँ से आएँ। इसी प्रकार से यह जब एक यात्रा पर गया हुआ था
तो वहाँ उस यात्रा में उस लड़के का जेब कट जाता है और जेब कटने के बाद उसके पास पैसे ख़त्म। अब पैसे ख़त्म होने पर उसका जो फ़ोन है वह तो बच जाता है क्योंकि वह उसके बैग में मौजूद होता है। अब वह उस फ़ोन को निकालता है, पहले तो अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि उसके जो जेब कट गई है उसको पैसों की ज़रूरत है, वो लोग उसको पैसे दे दें। लेकिन जो माता पिता हैं वो उसे साफ मना कर देते, भाई उनके पास पैसे ही नहीं है, वो आखिर भेजेंगे कैसे। अब वह जो शक्ति सोचता है या क्यों ना वह अपनी पत्नी से यानी कि पार्वती से ही पैसे मांग ले। अब वह अपनी पत्नी पार्वती के पास फ़ोन करता है और पार्वती से कहता है कि पार्वती उसके कुछ पैसे भेज दे क्योंकि उसकी जेब कट रही है और उसके पास अब एक भी रुपया नहीं है, वह उसको खाने के पैसे भी नहीं है, ना तो वह खाना खा पाएगा और ना ही इतनी दूर से अपने घर लौट पाएगा। अब तुम उसके पास पैसे भेज दो ताकि उन पैसों की मदद से वो घर तक लौट आए। लेकिन यहाँ पर जो पार्वती है, पार्वती भी अब उस लड़के को पैसे नहीं देती है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह लड़का 6 दिन बाद उस जगह से वापस लौट कर आता है, अब पता नहीं भाई वो कैसे खाना खाता है या फिर अपने परिवारजनों से झूठ बोल रहा है। अब उसके माता पिता उससे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, उसकी पत्नी उसकी मदद करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, यह बात तो पता नहीं। लेकिन अब उस लड़की के पास ना तो कोई पैसा भेजता है, वह 6 दिनों बाद लौट कर आता है अपने घर और वह सीधा जाता है अपने माता पिता के घर और वहाँ जाकर उनसे कहता है कि तुम लोग उसके जो बच्चा है, लड़का है, बेटा है, उसको मदद नहीं करना चाहते। अरे तुम कुछ पैसे भेज देते तो वह जल्दी नहीं आ जाता। उसने कैसे अपना पेट भरा है, कैसे कैसे वह यहाँ पर आया है और कैसे लोगों के उसने हाथ जोड़े हैं। यहाँ पर उसके पिता उससे कहते हैं भाई उसको उससे कोई मतलब नहीं, जब तू अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है तो उसके पास ही जा, तेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं। अब तू कहीं जा, मर गए, उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब इन बातों को जैसे ही वह शक्ति सुनता है वह खुद बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अब वह वहाँ से यानी कि अपने माता पिता के घर से आता है और सीधा अपने घर पहुँचता है। वह जैसे अपने घर का जो कमरा है, कमरे का गेट खोलता है, वह पाता है कि यहाँ पर उसकी जो पत्नी है वह अपने कैमरा को चालू करके उसमें रील बनाने लग रही है। अब जैसे वह रील को देखता है यानी कि उसकी पत्नी बड़ी ही राज़ी होकर उस रील पर नाच गाना कर रही है। इस पूरी स्थिति को देखकर वह जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह उस लड़की यानी कि अपनी पत्नी पार्वती से बहुत ही बुरा भला बोलने लगता है। वह इतनी गंदी गालियाँ देता है यानी कि आस पड़ोस के सभी लोग उसकी इन बातों को सुनकर यानी कि वहाँ पर आ जाते हैं और इसी गुस्से के चलते वह अपनी पत्नी पार्वती को 2-4 थप्पड़ भी जड़ देता है। अब भाई एक तरफ तो वो पार्वती का रोना धोना शुरू हो गया और दूसरी तरफ वह जो शक्ति है वह गुस्से में आग बबूला हुआ बैठा है। बाहर के लोग उसके परिवार के बारे में कोई फालतू बात नहीं करते हैं। बस अब यहाँ मामला आया गया हो गया, लेकिन कहानी अभी शांत नहीं होती है। वह जो शक्ति है वहाँ पर इकट्ठे हुए जो लोग हैं उनसे अपने अपने घर जाने के लिए कह देता है और वह अपने जो उस कमरे का जो गेट है वह अंदर से बंद कर लेता है। यहाँ वह अपनी पत्नी पार्वती के पास जाता है, पार्वती से कहता है कि हाँ बोलो, तुम्हें मुझे पैसे देने थे या नहीं देने थे। यहाँ पर वह जो पत्नी पार्वती दोबारा कहती कि वह सोच रही थी शायद तुम उन पैसों को अपने नशे वगैरह को करने के लिए मांग रहे होंगे, इसीलिए हमने तुम्हारे पास पैसे नहीं भेजे। इसी बात को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा होता हुआ शक्ति अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करता है और वह उस गली से बाहर निकलकर नज़दीकी दुकान पर पहुँचता है। वहाँ जाकर दुकानदार से दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड है वह खरीदता है। अब तो उसके जब पैसे पूछता है शक्ति तो वह बताता है कि उस जो ब्लेड की कीमत 3 रुपये है। शक्ति उससे उल्टा बहस पड़ता है, कहता है अरे 2 रुपये का आता है, तुम उसे 3 रुपये का क्यों दे रहे हो। लेकिन वह दुकानदार कहता है शक्ति अभी तुम्हारे पिछली उधारी के पैसे पटे नहीं हैं, पहले उन पैसों को पटाओ, उसके बाद ही वह तुम्हें जायज़ रेट पर सामान देगा। अब इस बात पर वह जो लड़का है शक्ति बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और अपने जेब से जैसे तैसे उन 3 रुपयों को निकालता है और उस दुकानदार की दुकान में फेंक कर मारता है और कहता है ये रखो अपने 3 रुपये, और उस ब्लेड को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद वह घर में घुसता है और घर का दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद कर लेता है। अब तो वह यहाँ पर अपनी पत्नी पार्वती से कहता है कि हाँ अब बोलो, तुम उसको पैसे दोगी या नहीं दोगी। पार्वती अभी भी उससे यही बात कहती कि वह तुमको पैसे नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक नशेबाज हो। इस बात को सुनकर वह लड़का और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और वह अब अपनी पार्वती के गले को पकड़ता है और उसको ऐसे दबाता है। अब वहाँ पर उस पत्नी यानी कि पार्वती की सांसें चलना बंद हो जाती है, यानी कि उसकी पत्नी पार्वती की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद भी वह नहीं रुकता
होता और वह अब उसके हाथ पैरों पर उस ब्लेड की मदद से ऐसे कट लगाना शुरू कर देता है, यानी कि वह उसको जान से मार देना चाहता है। और अब वह जैसे उस ब्लेड को अपनी पत्नी के गले पर मारता है दोस्तों, यहाँ गले से इतनी तेज़ खून का फुहारा निकलता है, यानी कि पूरी जो दीवार है वह खून से लथपथ हो जाती है। यानी कि वह जिस प्रकार से उसने अपनी पत्नी की हत्या करी है और वह पत्नी उसकी वहीं पर पड़ी है, वह अपनी पत्नी को छोड़कर सोच रहा होता है यार उस पत्नी की लाश को कहाँ पर डंप करे। अब इस पूरे विचार में वह शक्ति वहीं पर बैठा रहता है, यानी कि पूरी रात, लेकिन वह अपनी पत्नी के शव को कहीं पर नहीं ले जा पाता है। यहाँ पर उसने अपनी पत्नी की हत्या तो कर दी, लेकिन वह अपनी पत्नी के शव को कहाँ पर ठिकाने लगाए, इस बात के बारे में वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है। अचानक से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह अपने जो दुकानदार है उसके पास जाता है और वहाँ से 20 लीटर जो एक पेंट की जो होती है, यानी डिस्टेम्पर की जो बाल्टी होती है, उसको खरीद कर लाता है और उसको अपने घर में लाने के बाद अपने घर में रंग पुताई का काम शुरू कर देता है, यानी कि उन खून के धब्बों को मिटाने लगता है। लेकिन अभी भी उस लड़के यानी कि शक्ति की पत्नी पार्वती की लाश उसी घर में मौजूद होती है और जिस प्रकार से अब यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी की वजह से उस जो बॉडी में से गंदी बदबू उठने लगती है। लगातार 30 दिन भी होता है और 30 दिन भी वह जब अपने घर की पुताई करने में व्यस्त होता है, यानी कि आसपास का जो एरिया है वह गंदी बदबू से तो भर गया है, लेकिन वह लड़का शक्ति अपने घर की पुताई करने में ही व्यस्त होता है। अब तो वह यहाँ से अब एक मैसेज करता है अपने ससुरालियों के पास, यानी कि अपनी साली के पास एक मैसेज करता है और उस मैसेज में लिखता है कि तुम्हारी जो बहन है वह यहाँ इस घर में मृत पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ आ जाइए और उसकी लाश को उठाकर उसका दाह संस्कार कर दीजिए। अब जैसे वह इस मैसेज को अपने साली के पास भेजता है, उसके बाद वह शक्ति उस घर के दरवाजे को बाहर से बंद करता है, सांकर लगाता है और सीधा बाहर निकलता है। जैसे वह चौराहे से गुजर रहा होता है, अचानक उस लड़के को देख लेती है उसकी साली, जिसके पास शक्ति ने मैसेज किया था। अब तो वह साली उस शक्ति के पीछे पीछे चल पड़ती है और भागने लगती है। शक्ति आगे भाग रहा है, उसके पीछे वह लड़की भाग रही है। वह लड़की चिल्लाते हुए कह रही है कि इस लड़के को पकड़ो, इस लड़के ने हत्या करी है, यह एक बहुत बड़ा हत्यारा है। दरअसल उस लड़के ने उसकी बहन की जान ले ली है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह लड़की वहाँ पर चिल्ला रही है, अब बाजार तो है ही, बाजार के जो लोग हैं उस लड़के शक्ति को वहीं पर दबोच लेते हैं और बस बाजार के लोगों द्वारा उस शक्ति की ज़बरदस्त मार पिटाई कर दी जाती है और वहाँ मौके पर ही पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस को उस लड़के शक्ति को सौंप दिया जाता है। अब पुलिस शक्ति को उठाकर गिरफ्तार करके यानी कि पुलिस थाने ले जाती है, लेकिन उस लड़की पार्वती की बहन की शिकायत पर पुलिस उस घर में पहुंचती है जहां पर वह जो लड़का शक्ति है, शक्ति ने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस भी पाती है कि इस लड़के ने, शक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर जान तो ली है, लेकिन यहाँ पर वह पुताई वगैरह कर रहा है। पूरे घर में इतनी गंदी बदबू उठी हुई है, सभी लोग, पूरा मोहल्ला परेशान है। लेकिन उस जो लड़का शक्ति है, जिसने उस गुस्से में इतना बड़ा कदम उठाया था, वह आदमी कहता है कि यार इन लोगों ने उसको समझा ही नहीं तो वह अपनी पत्नी की ऐसी दर्दनाक हत्या क्यों करता। पुलिस अब उस पार्वती की जो लाश है उसको उठाती है, उसको पहुंचाती है पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल, और वहां से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने अभी बाकी है। लेकिन और अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में शक्ति सिंह पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसका ज़बरदस्त रिमांड भी ले रही है कि उसके साथ कोई और भी था या फिर वह अकेला था। लेकिन जिस प्रकार से उस शक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करी है, उससे पूरे आगरा शहर में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। जहाँ एक और वह मुस्कान वाला जो कांड है, यानी कि वह नीले ड्रम वाला कांड सामने आया, कहीं एक पत्नी अपने पति की दर्दनाक हत्या कर रही है, उसके शरीर के टुकड़े कर रही है, कहीं जो पति हैं वो अपनी पत्नियों की इस प्रकार से हत्या कर रहे हैं। भाई, आज इस संसार में हो क्या रहा है? बड़ी ही ज़्यादा सोच विचार करने वाली ये बातें हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हम लोगों, आप लोगों के सामने आते हैं, कहीं ना कहीं इन घटनाक्रमों के बारे में भी विचार करना बनता है। क्योंकि यदि आप लोग विचार नहीं करेंगे तो आपकी मानसिकता इसी प्रकार से दूषित रहेगी, और यदि आप अपनी मानसिकता को सही कर लोगे तो आप इस कलिकाल में, इस कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे। वरना आपको आज नहीं तो कल इस प्रकार के जो मामले हैं खुद के साथ भी होते हुए देख सकते हो। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार की किसी भी घटना से बचना है तो आप लोगों से मेरा तो निवेदन यही है कि आप लोग सत्संग की आड़ लो, भगवान के नाम का सहारा लो और बस भजन करने में अपना दिन गुजारें।
भाई इन शारीरिक भोगों, इस मानसिक भोगों और इस दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल है वो परसों नहीं है। यानी कि हर चीज़ नष्ट हो जानी है। ये शरीर भी, जहाँ तुम एक लड़का या लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बार भोग लो, बस आपका उसके प्रति आकर्षण ख़त्म। तो फिर आप किससे मोहब्बत कर रहे हो? आप उस भोग से मोहब्बत करते हो, इंसान से नहीं। इंसान का मतलब होता है उसकी आत्मा। आप आत्मा से प्रेम नहीं करते, आप प्रेम करते हो उसके शरीर से। और जहाँ शारीरिक भोग आदमी के दिमाग पर लागू हो जाते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार के दर्दनाक घटनाक्रम सामने आते हैं, जो कि निहायत ही गलत होते हैं। भाई इन बातों को ढंग से सुना करें, समझा करें, अपने जीवन में उतारा करें, क्योंकि आज के टाइम में यदि आज हमने अपने आप को नहीं बचाया तो फिर कल आप सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों बार बार मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब बातों को छोड़िए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए और उनके भरोसे ही सब कुछ अच्छा होने के लिए छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ आप खुद सब कुछ ठीक करने के विचार में आगे बढ़ रहे हो तो मुझे लगता है शायद आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उसको बुरा ही कर दोगे, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही होता है। दोस्तों आज के लिए यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और ये जो कहानी के बाद की हमारी बातें ये भी अच्छी लगी हो तो आप लोग एक सुंदर सा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।